नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज बिहार में नई सरकार बन गई। नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री बन गए। अब नई सरकार में उनके साथ दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। ऊपर से सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दिया, लेकिन सब कुछ पहले जैसा तो नहीं है। इस बार सबसे बड़ा फर्क यह है कि पहली बार बिहार में अलायंस की सरकार में बीजेपी बड़ी पार्टी है और काफी बड़ी पार्टी है। इसलिए पूछा जा रहा है, क्या नीतीश कुमार पर पहले से ज्यादा बंधन लगाए जाएंगे? पहले दिन बहुत सारे सवाल बीजेपी में नीतीश कुमार के सबसे करीबी सुशील मोदी को लेकर उठे। जब बीजेपी जेडीयू की सरकार पहले बनी तो नीतीश कुमार के साथ सुशील मोदी हमेशा डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन इस बार वो बाहर है। उनकी भूमिका क्या होगी, इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। बीजेपी ने एक को छोड़कर नए लोगों को मंत्री बनाया है, तो सवाल है कि बीजेपी के पुराने अनुभवी नेताओं का क्या होगा। नीतीश कुमार ने जेडीयू के ज्यादातर पुराने और अनुभवी नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी है। वहां सवाल है जेडीयू के नए तेज तर्रार नेताओं का क्या होगा। बिहार की राजनीति में हर बार जाति की बड़ी भूमिका होती है। क्या बीजेपी ने, क्या जेडीयू ने इन जातिगत समीकरणों का ध्यान रखा? किसी को नाराज तो नहीं किया? ये सारे सवाल आज हमारे सामने हैं। और आज शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सत्ता के समीकरण, पावर बैलेंस और बिहार की सियासत में किसकी कितनी चलती है, किसकी कितनी हैसियत है, ये सब कुछ साफ साफ दिखाई दिया। मंच पर नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के दो नेता तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी बैठे थे। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी दोनों को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। इससे पहले की सरकारों में 15 साल से, जैसा मैंने आपको बताया, नीतीश कुमार के साथ सुशील मोदी लगातार डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे। उनकी सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर रहे। हर बार शपथ ग्रहण के दौरान सुशील मोदी मंच पर होते थे, यानी बीजेपी और जेडीयू दोनों के बीच पावर बैलेंस था। लेकिन इस बार बीजेपी की ताकत ज्यादा है। नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, लेकिन उनके दोनों तरफ बीजेपी का पहरा है। और दूसरी बात है कि नीतीश कुमार के साथ साथ सुशील मोदी की केमिस्ट्री जानी जाती थी। नीतीश और सुशील मोदी का बहुत बेहतर तालमेल था। एक तरह से सुशील मोदी दोनों पार्टियों और सरकार के बीच तालमेल का काम करते थे। नीतीश कुमार के विश्वास पात्र भी थे, इसलिए नीतीश कुमार टेंशन फ्री थे। लेकिन इस बार दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर नए हैं। नीतीश को उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना होगा और यह काम आसान नहीं है। आज नीतीश कुमार से शपथ ग्रहण के बाद पूछा गया, क्या इस बार मुश्किल होगी? इस पर नीतीश ने जो जवाब दिया वो आप सुनिए। जनता का फैसला है, उसी के अनुरूप फिर से एनडीए की सरकार बनी है। हम लोग मिलकर काम करेंगे, जनता की सेवा करते रहे, जनता की सेवा करते रहेंगे। सुशील मोदी इस बार आपके साथ नहीं होंगे, वो तो सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है कि उनके कौन लोग मंत्री पद पर रहेंगे, उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे, उनका निर्णय। उनकी काबिलियत का इस्तेमाल करना चाहिए बीजेपी को? वो तो एक बीजेपी का निर्णय है, इसलिए यह प्रश्न तो आपको बीजेपी से पूछना चाहिए। कितना मिस करेंगे मोदी जी को? हम लोगों का अलायंस है, हम लोग मिलकर काम करते हैं, मिलकर काम करेंगे, लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करेंगे, यही हम लोग का। कंफर्टेबल रहेंगे मोदी जी के कंफर्टेबल रहेंगे ये जो नए दो? वो तो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। नीतीश कुमार आमतौर पर कम बोलते हैं, बहुत सोच समझकर और नाप तोल कर बोलते हैं। वो जानते हैं इस वक्त बोलना ठीक भी नहीं है, इसलिए उन्होंने सुशील मोदी के सवाल पर कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि सुशील मोदी नाराज नहीं है। हो सकता है कि पहली बार में उन्हें थोड़ा बुरा लगा था कि इस बार उन्हें सरकार में शामिल नहीं किया जा रहा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जा रहा। लेकिन बाद में पार्टी ने समझाया, पार्टी ने सुशील मोदी को सरकार से दूर रखा, लेकिन उनकी पसंद का ख्याल रखा। और मेरी जानकारी तो है कि पार्टी ने जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए हैं वो सुशील मोदी के करीबी हैं। सुशील मोदी की इच्छा से, उनकी सलाह से पार्टी ने तारकिशोर प्रसाद
और रेणु देवी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है, और जिसको सुशील मोदी नहीं चाहते थे उन्हें नहीं बनाया गया। सुशील मोदी पार्टी के एक अनुशासित सिपाही हैं, आज कुछ नहीं बोले, लेकिन बिहार में बीजेपी के इलेक्शन इंचार्ज देवेंद्र फडणवीस ने कहा पार्टी में सब खुश हैं, बीजेपी में नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए बदलाव तो हुए हैं और ये कोई नई बात नहीं है। फडणवीस ने कहा जहां तक सुशील मोदी का सवाल है तो वो भी नाराज नहीं है, उन्हें भी जल्दी नई जिम्मेदारी मिलेगी। सुशील जी हमारे बहुत ही अच्छे नेता है, सुलझे हुए नेता है और एक एसेट है, क्योंकि बिहार में भी एक हमने सभी ने देखा कि अर्थ मंत्री के रूप में, फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में उन्होंने बहुत सुंदर काम किया है। तो मुझे लगता है कि अब पार्टी ने जब फैसला किया है कि उनको कोई और जिम्मेदारी मिलेगी, तो मेरा विश्वास है उनकी काबिलियत को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी उनको कोई और जिम्मेदारी देगी। भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत सहज प्रक्रिया होती है, हम लोग पीढ़ी बदलते हैं, नए लोगों को चांस देते हैं ताकि उनको भी मौका मिले, वो भी पार्टी को बढ़ाए। तो मुझे लगता है कि उसी प्रक्रिया में एक कुछ नए चेहरों को हमने स्थान दिया है। 2 डिप्टी सीएम बनाने की वजह, देखिए, मूल रूप से प्रधानमंत्री जी ये मानते हैं कि राजनीति में या सारे क्षेत्रों में महिलाओं को बढ़ावा मिलना चाहिए। उसी के चलते हम लोगों ने निर्णय किया और हमने ये तय किया कि एक महिला उप मुख्यमंत्री पहली बार इस बिहार के अंदर हम लोग देंगे। अब भविष्य में सुशील मोदी की कोई और जिम्मेदारी क्या होगी, इसका सबको इंतजार है। उम्मीद तो इस बात की है कि पार्टी सुशील मोदी को केंद्र में राजनीति में लाएगी और यहां कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है उनके अनुभव को देखते हुए। बिहार में बीजेपी ने तारकिशोर प्रसाद को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है। तारकिशोर प्रसाद वैश्य समुदाय के हैं, सुशील मोदी की तरह। इसलिए कहा जा सकता है कि बीजेपी ने सुशील मोदी की जगह उन्हीं के समुदाय के तारकिशोर को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। हालांकि तारकिशोर नए नहीं है, सीमांचल से आते हैं, 4 बार विधायक रह चुके हैं। सीमांचल में मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा है, इसके बाद भी सीमांचल में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि बीजेपी ने सीमांचल के तारकिशोर प्रसाद को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। बस जो जिम्मेदारी मिली है उसको निभाएंगे। 2 डिप्टी सीएम हैं इस बार बीजेपी के, ये तो अच्छी बात ही है, काम ज़्यादा बेहतर ढंग से करेंगे। आप बोलेगा तालमेल नीतीश कुमार से बढ़िया चल सकेगा? निश्चित रूप से चलेगा, इसलिए हम लोग साथ काम कर रहे हैं। सुशील मोदी का भी मार्गदर्शन लेते रहेंगे, आप तो बड़े करीबी माने जाते हैं उनके। हमारे वो नेता हैं सुशील मोदी जी सहित और जो अन्य हमारे मार्गदर्शक हैं। तारकिशोर जी सुशील मोदी के काफी करीबी हैं। एक और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं रेणु देवी, जिनका जिक्र थोड़ी देर पहले देवेंद्र फडणवीस कर रहे थे। रेणु देवी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाकर एक तीर से कई निशाने लगाए गए हैं। एक तो यह कि महिलाओं ने एनडीए को भरपूर सपोर्ट किया, तो बीजेपी ने भी आधी आबादी की पूरी हिस्सेदारी सुनिश्चित की, यानी सरकार में नंबर 2 की हैसियत पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर एक महिला को बिठाया। और दूसरी बात है कि रेणु देवी अति पिछड़े वर्ग से हैं, नोनिया जाति की हैं। बिहार में अति पिछड़े वर्ग की आबादी 26% है। इस वर्ग को बीजेपी ने संतुष्ट किया है। और रेणु देवी कोई नई नहीं है, वो पहले भी मंत्री रह चुकी हैं, 5वीं बार विधायक चुनी गई हैं। हम सभी मिल के काम करते हैं और जो अपनी पार्टी की हमारा विचारधारा है, विचार है, और आप तो जानते हैं कि यहाँ पे विचार जो है हमारी 50% आबादी है। गाँव में तो दिखा भी कि महिला वोटरों की भूमिका बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उनका था कि उन्होंने माननीय एनडीए की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय सुशील मोदी जी ने जो काम किया है, चाहे वो महिलाओं का शौचालय का काम हो, चाहे महिलाओं का गैस चूल्हा का, उनका उज्ज्वला योजना का काम हो, चाहे उनके जनधन योजना में पैसा हो, चाहे इस महामारी में उन्हें राशन की आवश्यकता है, महिलाओं की क्या आवश्यकता है उन्होंने महसूस किया, गरीब महिलाओं को, और ये काम में विकास हो रहा है, सात निश्चय का काम हो रहा है। सुशील बीजेपी के कोटे से जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के 5 और विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। कुल 7 मंत्रियों में सिर्फ एक चेहरा पुराना है, बाकी सब नए हैं। सिर्फ मंगल पांडे को रिपीट किया गया है। मंगल पांडे पिछली सरकार में हेल्थ मिनिस्टर थे, इस बार भी उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी। मंगल पांडे बिहार बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, हिमाचल के चुनाव प्रभारी रह चुके हैं, संगठन पर उनकी पकड़ है और सरकार के साथ समन्वय बनाना जानते हैं, इसलिए वो अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। मंगल पांडे के अलावा जिन 4 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिली, वो सारे नाम नए हैं, चौंकाने वाले हैं।
रामप्रीत पासवान मिथिलांचल से हैं, दलित हैं। बिहार में दलितों की संख्या 16% है, इसलिए रामप्रीत पासवान को मंत्रिमंडल में जगह मिली। बीजेपी तरफ से मंत्री बनने वालों में जीवेश मिश्रा हैं। जीवेश मिश्रा सीमांचल की जाले सीट से जीते हैं और माना जाता था कि सीमांचल में ज्यादातर सीटों के नतीजों का फैसला मुस्लिम वोटों से होता है, लेकिन इस बार बीजेपी ने इस मिथक को तोड़ा। जीवेश मिश्रा की इसमें बड़ी भूमिका रही। जीवेश मिश्रा के खिलाफ मैदान में महागठबंधन के उम्मीदवार मशकूर अहमद उस्मानी थे। उस्मानी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र नेता रह चुके हैं, काफी तेज तर्रार हैं। उस्मानी की पहचान यह है कि उन्होंने एमयू में मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो लगाने के लिए प्रदर्शन किया था, भड़काऊ बयानबाजी की थी। जीवेश मिश्रा ने इसे इशू बनाया और मुस्लिम बहुल इलाके में कई सीटों पर बीजेपी को मजबूत किया। इसीलिए आज बीजेपी ने सीमांचल का विशेष ध्यान रखा। बीजेपी के एक और नए चेहरे हैं राम सूरत राय। जाति से यादव हैं, मुजफ्फरपुर से जीते हैं। बिहार में यादवों की आबादी 14% है, इसलिए राम सूरत राय को शपथ दिलाई गई। राजपूत समुदाय से अमरेंद्र प्रताप सिंह मंत्री बने हैं। अमरेंद्र प्रताप सिंह आरा से आते हैं, पहले डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं। अमरेंद्र प्रताप सिंह के पिता हरिहर सिंह बिहार में कांग्रेस के बड़े नेता थे, बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन अमरेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी में हैं और पहली बार उन्हें मंत्री बनाया गया है। बीजेपी बिहार में नई लीडरशिप को डेवलप करना चाहती है। बीजेपी इस बात को अच्छी तरह जानती है कि ये नीतीश कुमार की अंतिम पारी है, वो खुद कह चुके हैं। अगला इलेक्शन बीजेपी को अपनी ताकत पर लड़ना होगा, इसलिए बीजेपी अगले 5 साल का इस्तेमाल नई लीडरशिप को तैयार करने में करना चाहती है। और दूसरी बात है कि नीतीश कुमार के पार्टी में उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, यह भी अगले 5 साल में तय होना है। इसलिए नीतीश ने अपने सबसे करीबी और सबसे वफादार लोगों को मंत्रिमंडल में लिया है। जातियों के समीकरण का ख्याल रखा है। विजय चौधरी, अशोक चौधरी और मेवालाल चौधरी, इनके नाम सुनकर आपको भ्रम हो सकता है कि सब एक ही जाति के हैं, लेकिन बिहार में जातियों का बहुत महत्व होता है। मैं आपको बता दूं कि विजय चौधरी भूमिहार हैं, नीतीश के सबसे करीबी, पिछली विधानसभा में स्पीकर थे। अगर बीजेपी इस बार स्पीकर की कुर्सी पर दावा न करती तो विजय चौधरी इस बार फिर स्पीकर बन सकते थे। अशोक चौधरी पासी जाति के हैं, दलित हैं। 2 साल पहले तक बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन नीतीश के साथ आए, नीतीश ने मंत्री बनाया और अब नीतीश के दाएं हाथ हैं। तीसरे मेवालाल चौधरी पिछड़े वर्ग के हैं, कुशवाहा जाति के हैं। चूंकि उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, उनकी पार्टी साथ नहीं है, इसलिए नीतीश मेवालाल को आगे लाए हैं। और इसके अलावा नीतीश ने विजेंद्र यादव को भी मंत्री बनाया है। जेडीयू के कोटे से जो लोग मंत्री बने उनमें सिर्फ एक महिला है, उनका नाम है शीला मंडल। शीला मंडल चुनाव से पहले तक हाउसवाइफ थी, पहली बार टिकट मिला, पहली बार चुनाव जीती और पहली बार में ही नीतीश ने उन्हें मंत्री बना दिया। वजह यह है कि नीतीश को महिलाओं ने सपोर्ट किया, इसलिए उन्होंने शीला मंडल को मंत्रिमंडल में जगह दी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीजेपी और जेडीयू भविष्य की तैयारी में है। और मजे की बात यह कि बिहार में आरजेडी के नेता भविष्य तो दूर, इस वक्त की हकीकत को भी समझ नहीं रहे। इसीलिए आज आरजेडी ने नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह का बॉयकॉट किया। आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा, आरजेडी कठपुतली सरकार के शपथ ग्रहण का बॉयकॉट करती है। बदलाव का जनादेश एनडीए के खिलाफ है। जनादेश को शासनादेश में बदल दिया गया है। तेजस्वी तो सामने नहीं आए, लेकिन उनकी पार्टी के तमाम नेताओं ने एनडीए की सरकार को जमकर कोसा। ये बिहार की हार है, आरजेडी और महागठबंधन की हार नहीं है। किसी भी के सामने आप अपना कैमरा और माइक, एक युवा के सामने, संविदा कर्मी के सामने, जीविका दीदी के सामने, नियोजित शिक्षक के सामने, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के सामने, और उनसे पूछ लीजिए क्या उन्हें नहीं लग रहा है कि शासनादेश ने जनादेश को निगल लिया। एक व्यक्ति 40 सीट पर पहुंच करके खारिज हो गया पूरे बिहार से, उसको आप सर्जिकली, बीजेपी की क्या मजबूरी है मैं नहीं जानता, सर्जिकली इम्प्लांट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो 2 दर्जन सीट पे हमने आरओ से एविडेंस मांगे हैं कि शाम 5 बजे के बाद ऐसी कौन सी बयार बह गई कि लो मार्जिन सीटें कन्वर्ट होने लगी उधर। पोस्टल बैलेट को इनवैलिड किया गया। क्या कारण थे जिस पर इनवैलिड किया गया, हमें इंतजार। चूंकि बिहार का लार्जर सेंटिमेंट इसको अपनी सरकार नहीं मान रहा है, तो हम बिहार के सेंटिमेंट के खिलाफ कैसे चले जाएं साहब। बिहार में आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह की बात भी सुननी चाहिए।
हार की हताशा में शब्दों की मर्यादा भूल गए। उन्होंने नीतीश सरकार को अवैध बताया। जगन्नाथ सिंह ने कहा कि ये जनादेश के साथ डकैती है, बलात्कार है और कुछ ही दिनों में नीतीश सरकार गिर जाएगी। इस सरकार को मैं सरकार नहीं मानता हूं। ये अवैध सरकार है। मतदाताओं के द्वारा यह उत्पन्न सरकार नहीं है बिहार की। यह जनादेश के साथ डकैती से भी आगे मैं कह सकता हूं, बलात्कार करके पूरी बिहार की जनता और बिहार के मतदाताओं के साथ जो भाजपा ने बलात्कार किया है, डकैती जनादेश का किया है, उसी की पैदाइश हो नीतीश कुमार। इन्हें जाना है, भले आज कुर्सी पर बैठ जाए, इनकी अवधि बिल्कुल थोड़ी सी है। इन्हें जाना है, बिहार की जनता इनको कह चुकी है कि आराम करो। आरजेडी नेताओं ने जब इस तरह के बयान दिए तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तीखा वार किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा, कुछ लोग निराशा में कमेंट कर रहे हैं। ऐसे लोगों की बात बिहार के लोगों ने पहले भी नहीं सुनी और आगे भी नहीं सुनेंगे। कुछ लोग हार की हताशा में टिप्पणी करते हैं। बिहार की जनता ने एक इंफैटिक मैंडेट दिया है, 125 क्लियर कंफर्टेबल मेजॉरिटी, वो भी चौथी बार। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जी की सरकार का काम और नरेंद्र मोदी जी का कमिटमेंट कि बिहार का विकास देश के लिए जरूरी है। तो महिलाओं ने, हमारे अति पिछड़ों ने, गरीबों ने, उन सबों ने अपनी आवाज रखी है। मेरे ख्याल से तेजस्वी यादव को शपथ ग्रहण समारोह का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए था। थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी, बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। लोकतंत्र में जीत हार होती रहती है, पर रिश्तों में ऐसी कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। और दूसरी बात है कि संसदीय प्रणाली में विपक्षी दल की एक बड़ी भूमिका होती है, बड़ी जिम्मेदारी होती है। तेजस्वी यादव 110 विधायकों के नेता हैं, ये बड़ी संख्या है। सरकार में ना आए तो क्या हुआ? विपक्ष के नेता के तौर पर उन्हें सरकार पर लगाम रखनी चाहिए, सरकार की गलतियों को पकड़ना चाहिए, आलोचना करनी चाहिए। इसलिए सोच तो बड़ी रखनी पड़ेगी। जहां तक मुख्यमंत्री बनने का सवाल है, तेजस्वी यादव की उम्र सिर्फ 31 साल है। उनके पास और भी मौके आएंगे, लेकिन इस समय विपक्ष के नेता के रूप में उन्हें अपनी भूमिका को गंभीरता से लेना होगा। जो नेता अपनी विपक्षी भूमिका को गंभीर रूप से नहीं लेते, उन पर उंगलियां उठाई जाती हैं। और इसका एक बड़ा उदाहरण है राहुल गांधी। अब बिहार में महागठबंधन के नेता, खासतौर पर आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी के चक्कर में हार गए। राहुल गांधी ने चुनाव को सीरियसली नहीं लिया। अगर लिया होता तो आज हालात कुछ और होते। महागठबंधन की हार पर पहला सवाल तो कांग्रेस के भीतर से ही उठा था। तारिक अनवर ने, आपको याद होगा, कहा था कि बिहार में कांग्रेस को अपने प्रदर्शन पर सोचना चाहिए। 70 सीटें लड़कर सिर्फ 19 जीती। अगर कांग्रेस थोड़ा भी बेहतर प्रदर्शन करती तो महागठबंधन की सरकार बन जाती। इसके बाद शिवानंद तिवारी ने साफ साफ कह दिया कि राहुल गांधी ने इलेक्शन को सीरियसली लड़ाई नहीं, चुनाव कैंपेन के दौरान पिकनिक मनाने चले गए। अब सरकार बनने के बाद, मंत्रिमंडल के गठन के बाद बीजेपी के नेता भी आरजेडी के कंधे पर बंदूक रखकर राहुल गांधी की तरफ निशाना साध रहे हैं। आज संबित पात्रा ने कहा, बिहार की जनता ने राहुल गांधी को राजनीति में उनकी जगह दिखा दी। अब भी अगर कांग्रेस को अपनी गलती समझ नहीं आती तो फिर कांग्रेस का भगवान ही मालिक है। जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, आपने उनका स्टेलर परफॉर्मेंस, विराट परफॉर्मेंस तो देखा ही होगा। बिहार में अभी हुआ है, कितना कमाल का स्ट्राइक रेट रहा है वहां पर। बिहार की जनता ने बिल्कुल स्पष्ट वाक्यों में राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को कहा है, चुप कर देश के विरोध में ना बोल। शिवानंद तिवारी जी कह रहे हैं कि आप नॉन परफॉर्मिंग पिकनिकिंग प्रेसिडेंट, NPPP हैं, कि आप पिकनिकिंग प्रेसिडेंट हैं। आप जिसका स्पर्श करते हैं उसका वजूद समाप्त हो जाता है। आप साइकिल पर बैठे, आज साइकिल की क्या हाल है, बाद में आपको साइकिल के कैरियर से उतारना पड़ा। आप लालटेन के पास बैठे, पानी निकालकर, मिट्टी का तेल निकालकर पानी भरा, लालटेन बुझ गया। जिसको छुआ है वो सब बुझ गया है, मिट गया है।
चूंकि संबित ने शिवानंद तिवारी के बयान का हवाला दिया, इसलिए आपको मैं शिवानंद तिवारी का बयान भी सुनवा देता हूं। जब आप शिवानंद तिवारी की बात सुनेंगे तो आपको लगेगा कि संबित पात्रा ने राहुल के खिलाफ उतना तीखा रुख नहीं दिखाया जो आरजेडी का है। असल में शिवानंद तिवारी ने तो साफ साफ कहा, बिहार में राहुल गांधी के कारण हारे। चुनाव के वक्त राहुल गांधी पिकनिक मना रहे थे। क्या चुनाव ऐसे लड़े जाते हैं? क्या पार्टी ऐसे चलाई जाती है? 70 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़े और कांग्रेस ने 70 सभा भी नहीं किया। राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए, एक दिन में 2 सभाएं उन्होंने की। प्रियंका जी का दर्शन नहीं हुआ, या बिहार से अपरिचित लोग चले आए यहां। अब आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है सदाकत आश्रम में बैठ करके पार्टी के नेतृत्व पर आरोप लगा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। सिर्फ बिहार का ही मामला नहीं है, अन्य प्रदेशों में भी कांग्रेस पार्टी जोर इस पर ज्यादा देती है कि हम अधिक से अधिक सीट लड़ें, अधिक से अधिक सीट कैसे जीतें, इसमें कांग्रेस पार्टी असफल हो जाती है। इस तरह से तो आप पार्टी नहीं चला सकते हैं। क्या राहुल गांधी नहीं, आप जो है यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। इस तरह से पार्टी चलती है क्या? आप जो है आरोप तो ये लग सकता है कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है जिस ढंग से अपना कारोबार चला रही है उससे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिल रही है। राहुल गांधी की लीडरशिप पर आरजेडी के नेता सवाल उठाएं तो जवाब दिया जा सकता है। राहुल गांधी की लीडरशिप पर बीजेपी के नेता कमेंट करें तो भी परेशानी नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस के भीतर से कांग्रेस के पुराने, कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी पर सीधा हमला करते हैं, डायरेक्ट अटैक करते हैं, तो मुश्किल तो होगी, और ये मुश्किल रोज हो रही है। पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने पानी में पहला पत्थर फेंका है। पार्टी हाईकमान को आत्ममंथन की सलाह दी है। कपिल सिब्बल ने साफ साफ कहा कि जहां जहां चुनाव हुए वहां जनता ने साफ किया कि वो लोग अब कांग्रेस को एक प्रभावी विकल्प नहीं मानते। फिर भी पार्टी आत्ममंथन करेगी इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि अगर 2014 के बाद 6 साल से लगातार चुनाव में हो रही हार पर कांग्रेस ने आत्ममंथन नहीं किया तो अब क्या उम्मीद करें। कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस की इस हालत का कारण क्या है ये कांग्रेस के नेता जानते हैं, लेकिन इन कारणों पर कोई बोलता नहीं, और पार्टी जब तक सच्चाई को स्वीकार नहीं करेगी तब तक पार्टी का ग्राफ गिरता रहेगा। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि हमें पता है कांग्रेस का कसूर क्या है, संगठनात्मक रूप से हम जानते हैं कि गलत क्या है। कपिल सिब्बल कैमरे पर नहीं आए, जो कुछ उन्होंने कहा वो प्रिंट में कहा, लेकिन जो कहना था वो कह दिया और अच्छी बात कही। कपिल सिब्बल के बयान पर जेडीयू, बीजेपी और तमाम दूसरे दलों को बोलने का मौका मिला। केसी त्यागी ने कहा कि कांग्रेस में आत्ममंथन और आत्मचिंतन की गुंजाइश नहीं है, ये सारी बातें अब पुरानी हो चुकी हैं। आत्ममंथन, आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण, आंतरिक बहस ये कांग्रेस पार्टी में समाप्त हो चुकी है। पार्टी एक परिवार और उसके इर्द गिर्द जो मलाई खाने वाले लोग हैं उनके बीच की संस्था बन करके रह गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कपिल सिब्बल को कांग्रेस के भीतर से जिस तरह के रिएक्शन की उम्मीद थी, जिस तरह की आशंका थी, उसी तरह का रिएक्शन आया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कोर टीम के मेंबर्स में कपिल सिब्बल पर लगातार अटैक हुआ। सबसे पहला हमला राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। गहलोत ने एक के बाद एक 5 ट्वीट किए, कपिल सिब्बल को कई सारी नसीहतें दे दी। गहलोत ने कहा कि कपिल सिब्बल को पार्टी के आंतरिक मुद्दों को मीडिया में नहीं उठाना चाहिए, इससे देश भर में पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई हैं। बिहार के मामले में सबसे पहले कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने वाले तारिक अनवर ने भी आज कपिल सिब्बल के बयान को गलत बताकर 2 दिन पुरानी अपनी गलती को दुरुस्त करने की कोशिश की। तारिक अनवर ने इशारों में कहा क्योंकि सिब्बल को पार्टी हाईकमान ज्यादा तवज्जो नहीं देती, इसलिए वो राहुल गांधी को भला बुरा कहने में लगे हैं। कपिल सिब्बल साहब बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, इस देश के माने हुए, और जहाँ तक कानून का सवाल है कानूनी सलाह उनसे ली जा सकती है, लेकिन राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव होता है और हम लोग उससे गुजर रहे हैं।
लेकिन ये सब जहाँ तक के पार्टी का सवाल है, पार्टी ने अभी हाल में ही एआईसीसी ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया एआईसीसी को, और सब लोगों को अलग अलग ढंग से जिम्मेदारी दी गई है। तो जहाँ तक के कांग्रेस अध्यक्ष का सवाल है, वो अपना काम कर रही है। सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस के नेता कुछ भी कहें, एक बात तो साफ है, बिहार में पार्टी की हार से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हताश हैं, निराश हैं। उन्हें लगता है कि अच्छा भला मौका हाथ से निकल गया। लड़ने के लिए 70 सीटें मिली थी, लेकिन राहुल गांधी की वजह से पार्टी बुरी तरह फेल हुई, सिर्फ 19 सीटें जीत पाई। ज्यादातर लोग इसके लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार मानते हैं, कुछ कह देते हैं और कुछ सह लेते हैं। आरजेडी के नेता भी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस ने ठीक से परफॉर्म किया होता तो हमारी सरकार बन जाती। लोग मजाक में कहते हैं कि जब राहुल गांधी यूपी गए तो अखिलेश की साइकिल पंचर कर दी, बिहार में तेजस्वी की लालटेन में पानी भरकर भाग गए। बहुत सारे नेता राहुल की बात करते वक्त बराक ओबामा का कमेंट याद दिलाते हैं कि राहुल गांधी नर्वस लीडर हैं। असल में चर्चा जो ये थी कि बिहार इलेक्शन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी की वापसी हो सकती है, लेकिन इलेक्शन के नतीजे इन्होंने उनको बनाने वालों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सोनिया गांधी को भी निराशा हुई होगी। इससे पहले कपिल सिब्बल ने 23 नेताओं के साथ मिलकर एक चिट्ठी लिखी थी, जिसकी वजह से राहुल की ताजपोशी टालनी पड़ी। अब फिर से तैयारी हो रही थी तो कपिल सिब्बल ने फिर से स्पीड ब्रेकर डाल दिया। इसलिए कपिल सिब्बल की बात सही है कि कब तक चुनाव हारते रहेंगे, कब तक सच से मुंह मोड़ते रहेंगे, कांग्रेस कुछ करती क्यों नहीं, क्या होगा ये कोई नहीं जानता। अब कांग्रेस के लोगों को लगता है कि राहुल को अब तक यही समझ नहीं आया कि मोदी से लड़ना कैसे है। इसीलिए कांग्रेस की एक दिक्कत खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। बिहार के बाद अब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की नई परेशानी शुरू हो गई। कांग्रेस ने फैसला कर लिया कि गुपकर डिक्लेरेशन में शामिल पार्टियों के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन लड़ेगी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने बाकायदा इसका ऐलान किया। गुपकर डिक्लेरेशन में फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी समेत करीब 10 पार्टियां शामिल हैं। अब इसमें कांग्रेस भी शामिल होगी और सारी पार्टियां मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी ने इसे इशू बनाया। संबित पात्रा और रविशंकर प्रसाद समेत तमाम नेताओं ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी को कैसे घेरा, ये मैं आपको दिखाऊं। इससे पहले जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर का बयान आपको सुनवा देता हूं। ये जो पार्टीज अलायंस में आई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और भी जो दूसरे पार्टीज हैं, ये सब मिलकर के इन डीडीसी चुनाव में मिलजुल के हिस्सा लेंगे, लोगों को अपील करेंगे और उन अनासिर को हराने की कोशिश करेंगे जो ज़बरदस्ती इस रियासत पर कायदे कानून भी लाते आए हैं और जिनके पॉलिसीज़ जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में अभी तक नहीं दिखाई दिए। बीजेपी ने कांग्रेस के इस फैसले को बड़ा इशू बनाया। असल में कांग्रेस ने आर्टिकल 370 की वापसी की मांग नहीं की थी, लेकिन गुपकर डिक्लेरेशन तो बनाई है आर्टिकल 370 की वापसी के संघर्ष के लिए। फारूक अब्दुल्ला ने इसका खुला ऐलान किया। इसीलिए आज बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने गुपकर डिक्लेरेशन को गुप्तचर डिक्लेरेशन बता दिया और राहुल गांधी से पूछा वो बताएं क्या वो देश के संविधान और देश के झंडे के खिलाफ बोलने वालों के साथ हैं, क्या वो वोट के लिए देश के खिलाफ जहर उगलने वालों की मदद लेंगे। ये सब जुड़े हुए हैं। उस समय अनुच्छेद 370 पे डिस्कशन नहीं कराने की इच्छा, आर्टिकल 370 ना हटे, बाद में कोई तिरंगा ना उठाए, चीन की सहायता से किस प्रकार अनुच्छेद 370 वापस आए, ये गुपकर है या गुप्तचर है? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। ये कौन सा अलायंस है? ये जो गुप्तचर अलायंस है, ये गुप्तचर अलायंस क्या चाहती है? ये गुप्तचर अलायंस वही चाहती है जो पाकिस्तान चाहता है। ये गुप्तचर अलायंस वही चाहती है जो हिंदुस्तान के दुश्मन देश चाहते हैं। पाकिस्तान ने हर फोरम में जाकर आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को लेकर अपने आवाज को बुलंद किया। पाकिस्तान हर जगह कह रही है कि अनुच्छेद 370 हटना अच्छी बात नहीं है
और अनुच्छेद 370 वापस आना चाहिए। वो संयुक्त राष्ट्र तक चली गई है और ये जो गुप्तचर अलायंस है, ये गुप्तचर अलायंस भी वही कह रही है और उसमें राहुल जी और सोनिया जी सम्मिलित हैं। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा अब कांग्रेस को साफ करना चाहिए क्या वो फारूक और महबूबा मुफ्ती की राय से सहमत हैं। श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, कृपया साफ साफ बताइए कांग्रेस पार्टी आर्टिकल 370 को दोबारा रिस्टोर करने के साथ है? क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है कि धारा 370 को दोबारा बहाल किया जाए? क्या कांग्रेस पार्टी फारूक अब्दुल्ला के उस स्टेटमेंट का समर्थन करती है कि धारा 370 को वापस लाने के लिए हम चाइना का समर्थन लेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी उस वक्तव्य का समर्थन करती है महबूबा जी के कि जब तक JNK का झंडा हमें फहराने का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम तिरंगा नहीं फहराएंगे? ये जबरदस्त देश विरोधी बातें हैं और कांग्रेस पार्टी जवाब दे इसका। उनके प्रदेश के अध्यक्ष वहां पर बैठे हैं। उसे आज महाराष्ट्र में 8 महीने बाद मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च सब खुल गए। अच्छी बात है कि मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे खोलने के लिए कुछ गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई हैं, जबकि सेफ्टी मेजर्स के तहत कुछ गाइडलाइन धार्मिक संस्थाओं ने खुद बनाई है, जिसमें श्रद्धालु भी शामिल हैं, वो सुरक्षित रहें इसका ध्यान रखा गया है। साधु संतों ने ढोल नगाड़े बजाकर मंदिर खुलने का स्वागत किया। बीजेपी ने इसे अपनी जीत के तौर पर देखा और अबीर गुलाल के साथ होली मनाई। मैं आपको एक एक करके महाराष्ट्र के सभी बड़े बड़े मंदिरों में, मस्जिदों में लेकर चलेंगे और दिखाऊंगा कि 8 महीने बाद जब मंदिरों के कपाट खुले तो भक्तों में कितना उत्साह था। सबसे पहले मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर चलते हैं। आज बप्पा और भक्तों के बीच की दूरी खत्म हो गई। भाई दूज के मौके पर मंदिर खुला तो सुबह से श्रद्धालुओं की लाइन लगनी शुरू हो गई। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से कई चीजें बदल गई हैं। मंदिर में एंट्री पाने के लिए सिद्धि विनायक मंदिर का ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसके जरिए हर भक्त को एक QR कोड मिलेगा। इसे स्कैन करने के बाद ही गणपति के दर्शन करने मंदिर में जा सकेंगे। आज जो लोग सुबह सुबह आ गए थे उन्हें तो दर्शन मिल गए, लेकिन जो देर से आए उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा। आम दिनों में सिद्धि विनायक मंदिर में हर रोज 20 से 30 हजार श्रद्धालु बप्पा के दर्शन करते थे, लेकिन फिलहाल 1000 लोगों को ही रोजाना मंदिर में आने की इजाजत होगी। इसके अलावा किसी भी श्रद्धालु को न तो गर्भगृह में जाना दिया जाएगा और न ही फूल माला या प्रसाद चढ़ाए जाने की इजाजत होगी। हालांकि भक्त इस बात से ही प्रसन्न है कि चलो कम से कम 8 महीने बाद मंदिर के द्वार तो खुले। 8 महीने तो हो गए, बहुत इंतजार किया है, खुशी बहुत है, दर्शन चालू हो रहे हैं, देखते हैं अब मिले पास तो अच्छा है। मैं तो कहूँगी गणपति बप्पा में बहुत इंतजार किया दर्शन। बहुत खुशी हो रही है कि मतलब आज चालू हो गया मंदिर, इसके लिए भांडुप से आए ले। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे जैसा लॉकडाउन किसी ने मतलब मैं घर पे ही थी, आज ही मैं घर से निकली हूँ पूरे इतने दिन के बाद, और घर से निकलने का ये एक जरिया मुझे मिला। गणपति बप्पा। ये सिद्धि विनायक के भक्त हैं और मुंबा देवी के भक्तों की तस्वीर आपको दिखाते हैं। मंदिर के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए सर्कल बनाए गए हैं। मंदिर में एक बार में 5 से 6 लोगों को अंदर भेजा जाता है, लेकिन इसके लिए पहले डिसइंफेक्शन टनल से गुजरना होगा। गेट पर एंट्री से पहले सैनिटाइजर दिया जाएगा और इसके बाद थर्मल चेकिंग होगी। सिद्धि विनायक मंदिर की तरह यहां भी न तो प्रसाद ले जाने की इजाजत है और न फूलमाला की मंजूरी। इससे मंदिर के आसपास जो दुकान लगाने वाले लोग हैं वो थोड़े से निराश हैं। उनका कहना है कि 8 महीने में काम चौपट हो गया था। मंदिर खुलने के बाद उम्मीद जगी थी, लेकिन प्रसाद ले जाने की इजाजत नहीं है तो सामान तो बिक नहीं रहा। 8 महीने बाद आए हैं हम लोग, पवई से आए। बहुत अच्छा लगा दर्शन करके भगवान के। अभी नहीं हुआ, बहुत अच्छे से दर्शन भी बहुत, नहीं तो हमेशा आते भीड़ रहती, आज तो इतने शांति से इतने अच्छे दर्शन हुए, कभी नहीं इतने अच्छे दर्शन हुए। बहुत अच्छी व्यवस्था बाहर की, अंदर की बहुत अच्छी व्यवस्था है। और यहाँ के व्यापारी जो वर्ग है उसका बिजनेस बहुत ठप हो चुका है, बट ठीक है, धीरे धीरे सब गाड़ी ट्रैक पे आएगी।
एंड एक्चुअली में अच्छा बात है, ठीक है, हमको फॉलो करना चाहिए। और फाइनली एक बात अच्छी हुई कि मंदिर खुल गया 8 महीने बाद आज पहला दिन है। आज यहाँ पे कोई भी नहीं है, सभी दुकानें ज़्यादातर बंद हैं, खाली हम लोग ने भी खोला है कि मुहूर्त के हिसाब से खोल के रखा है। प्रसाद चढ़ाने पे अभी भी पाबंदी है, अभी भी, यानी हमारा बिजनेस तो पूरी तरह से चालू नहीं हुआ है। तो जैसे मंदिर खोलने का उन्होंने आदेश दिया है सरकार ने, ऐसे हम सरकार से यही आशा रखते हैं कि हमारा भी व्यापार थोड़ा थोड़ा करके चालू हो। आज श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़ शिरडी में साईं बाबा के मंदिर में थी। लॉकडाउन से पहले रोजाना करीब 50,000 श्रद्धालु साईं बाबा के दर्शन करने आते थे, लेकिन अब सिर्फ 6,000 श्रद्धालुओं को ही एक दिन में मंदिर में आने की इजाजत होगी। श्रद्धालुओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, बिना मास्क मंदिर में जाने की परमिशन नहीं होगी। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि मंदिर के बाहर जो भक्त पहुंचे उनकी संख्या ज्यादा है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो नहीं हुआ। लेकिन अच्छी बात यह कि यहां सभी लोग जो आए उन्होंने मास्क ठीक से पहने हुए थे। कोरोना का खतरा बड़ा है, लेकिन संस्थान ने जो गवर्नमेंट ने जो रूल दिया हुआ है उसका पूरी तरह से पालन यहाँ से आगे हो रहा है। आप देखिए ये जो भीड़ जमा है, ये हर एक ने मास्क पहना हुआ है। हालांकि मैंने बोलने के लिए उतरा है, लेकिन सब लोगों ने मास्क पहना हुआ है। तो कोरोना की पूरी खबरदारी लेकर ही हर व्यक्ति रह रहा है। आप लोग सामाजिक दूरी का पालन नहीं करें, आपको कोरोना का डर नहीं लगता है? नहीं, काय के लिए? भगवान के दरबार में आए तो काय के लिए डर लगेगा अपन को? इधर साईं बाबा के दरबार में सब अच्छा होगा, कुछ कोरोना वोरोना नहीं आएगा। पब्लिक के पीछे से जो आए हुए ने पीछे से धकेल रहे, तो फिर क्या हम भी मेंटेन नहीं कर पा पाए। अभी डर है, हो सकता है, हम लोग दूरी रखेंगे अभी से। मंदिर खुले, साथ साथ मस्जिदें खुली, दरगाह खुली, गुरुद्वारे खुले, चर्च खुले। मुंबई की बड़ी और मशहूर दरगाहों में काफी भीड़ थी, काफी तादाद में लोग आए। हाजी अली में आज काफी लोग दिखाई दिए, और सिर्फ मुंबई नहीं, दूसरे शहरों से भी लोग आए। जायरीनों ने हाजी अली में माथा टेका और कोरोना से राहत के लिए दुआ मांगी। दरगाह के गेट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग से चेकिंग की गई, लोगों को सैनिटाइजर दिया गया और साथ ही मास्क पहनना जरूरी था, यह बता दिया गया। इसी तरह माहिम में जो दरगाह है वहां पर काफी लोग आए, इसकी भी काफी मान्यता है। हालांकि लोगों ने कहा कि इस तरह के गाइडलाइंस के साथ धार्मिक स्थलों को पहले ही खोल देना चाहिए था। हमारे हाथ में थर्मामीटर है, थर्मामीटर हमको दिया गया है, 100 के ऊपर आना नहीं चाहिए, जो 100 के ऊपर आएगा वो जाएगा नहीं। हमने आज 8 महीने के बाद दरगाह खुली है, तो बहुत खुशी हुई है महाराष्ट्र सरकार के इस डिसीजन पे। और अंदर भी सारा मामला बहुत सेफ्टी के हिसाब से है, हर जगह सैनिटाइज़र का यूज़ हो रहा है और जो है सोशल डिस्टेंसिंग रख के ही सब चीज़ हो रही है। सब चीज़ प्रॉपर हो रही है, डिस्टेंस मेंटेन रखे है, ज़्यारत भी अच्छे से हो रही है, हर एक चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड लोग वहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, हर एक चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, सैनिटाइजर कर रहे हैं, वजू करने बोल रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ना कुछ भी डर नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे दूर से दुआ की, पास जाने का मना बोल रहे, अच्छा लगा सब। हाँ नहीं, मास्क तो सब पहन, मास्क तो बोल भी रहा, अंदर भी बिना मास्क आने भी नहीं दे रहा। और यहाँ पे गेट पे भी सब टेम्परेचर वगैरह चेक कर रहे हैं, अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग में काम हो रहा है। सब आस्थाने पे हमको छूने नहीं दे रहे हैं और दूर से ही हमको सलाम दुआ कर सकते हैं, फातिहा पढ़ सकते हैं, दुआ मांग सकते हैं। दारू खाना खोल दिया, इबादत खाना बंद। इसके माने तो ये हैं कि क्या हिंदुस्तान में कम्युनिज्म है, अधर्म का राज है क्या? दरगाहें, मंदिर, आस्थाने, दरबार जितने भी धार्मिक हैं वो तो बंद होना ही नहीं चाहिए। यहाँ तो मरीजों को शिफा मिलती है, हॉस्पिटल ही बंद कर दोगे तो इलाज कैसे होगा? काफ़ी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मखदूम साहब का करम है जो हमारे को आज दीदार मिला है, अल्लाह ताला का शुक्र। बहुत बहुत खुशी का मौका है, बहुत देर से इंतज़ार था हाज़िरी देने के लिए, लेकिन आज सरकार ने जो भी फैसला लिया है बहुत अच्छा फैसला लिया है। सभी चाहने वाले लोग को अच्छा मौका मिला है खिदमत का। वो बाकायदा सबको चेक भी कर रहे हैं, जिसका मास्क नहीं उसको वहीं पे रोका जा रहा है, और थर्मल स्कैनिंग भी है, और डिस्टेंसिंग का भी बहुत ख्याल रखा जा रहा है। अभी जैसा हम लोग अंदर जाके आए हैं तो फिर बहुत स्ट्रिक्ट है मतलब, और इसको ट्रस्टी ने भी किया है कि इसको फॉलो करना है। लोग इस बात से काफ़ी नाराज़ थे
कि मैखाने खोल दिए, बार खोल दिए, लेकिन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च नहीं खुले। लेकिन आज अच्छी बात ये दिखाई दी कि भक्त कोरोना को देखते हुए सावधानी बरत रहे हैं। मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्चेज में बचाव के उपाय किए गए हैं। अगर सरकार पहले इन धार्मिक स्थलों को खोल देती, मंदिर मस्जिद खोल देती, तो शायद इतना आंदोलन ना होता। और सोचने वाली बात यह भी है कि सरकार ने कोरोना का हवाला देकर मंदिर मस्जिद नहीं खोले थे, लेकिन आज बाजार खोल दिए। और ये देखने को मिला कि भक्त तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, सावधानी बरत रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, मंदिर के नियमों का, गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, लेकिन बाजारों का हाल बेहाल है। न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल और न लोग मास्क पहनकर निकले। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दादर मार्केट की हैं। इसकी गिनती मुंबई के बड़े बाजारों में होती है। यहाँ भीड़ का क्या हाल है ये आप अपने आप देख लीजिए। लोगों की इसी लापरवाही की वजह से कोरोना की सिचुएशन लगातार बिगड़ रही है। दिल्ली में तो हालात बेकाबू हो गए हैं। इसे देखते हुए सरकार ने आज एक बड़ा फैसला किया। इसकी डिटेल्स में आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद। दिल्ली में लोगों की लापरवाही भारी पड़ने लगी है। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और कोरोना की रफ्तार को देखते हुए पार्लियामेंट का विंटर सेशन न करने का फैसला किया गया है। अब मॉनसून सेशन के बाद सीधे बजट सेशन ही होगा। कोरोना के बीच मॉनसून सेशन बुलाया गया था तो 18 एमपीज कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। इसके बाद मॉनसून सेशन को बीच में खत्म करना पड़ा था और अब कोरोना की रफ्तार फिर से बढ़ गई है, इसलिए इस बार विंटर सेशन को रद्द करने का फैसला किया गया। कोरोना से हालत दिल्ली में बुरी तरह बिगड़े हैं, लेकिन फिर भी लोग सीखने को तैयार नहीं है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,235 नए केसेस सामने आए। ये केसेस कम इसलिए हैं कि रविवार को और उसके पहले दिवाली को टेस्टिंग कम हुई, लेकिन कोरोना के कारण मरने वालों की संख्या 95 है, जो खतरनाक है। लेकिन लोग हैं कि सुनने को तैयार नहीं। बाजारों में अब भी भीड़ है। दिवाली से पहले लोग कहते थे कि फेस्टिवल के लिए शॉपिंग करनी है, लेकिन दिवाली खत्म हो गई, लेकिन बाजार में भीड़ खत्म नहीं हुई। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए शॉपिंग करने में बिजी हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट की हैं और जब लोगों से इस लापरवाही के बारे में पूछें तो उनकी दलीलें सुनने वाली होती हैं। एक महिला ने तो कह दिया, अगर भीड़ खत्म करनी है तो बाजार बंद कर दो, मार्केट खुलेगा तो लोग तो आएंगे। कोरोना को लेकर डर नहीं लग रहा है? 100 रुपए अभी तो कुछ डर नहीं लगा। कोरोना के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। एक दिन में 100 लोगों की मौत हो रही है, तो डर नहीं लग रहा है? अब डर क्या मैडम, सब आ रहे हैं तो हम भी आ गए। आपको तो अपना ख्याल रखना है, परिवार का रखना है। वो तो खैर बात आपकी सही है। तो कैसे ध्यान रखा जा रहा है? अब ध्यान ही रख रहे, अब क्या करें, बाजार लगने मत दो। अब बाजार लगेगा तो पब्लिक आएगी। कोरोना से डर नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि सबको हो रहा है आजकल। लेकिन डर तो लग नहीं रहा है क्या? नहीं कोरोना से डर नहीं लग रहा है? मैम लग रहा है, पर शॉपिंग भी तो करनी है, क्या करें। शॉपिंग करनी है, लेकिन जान ज्यादा जरूरी है, शॉपिंग ज्यादा जरूरी है? मैम शॉपिंग भी जरूरी है। एक्चुअली जस्ट वी केम फ्रॉम आंध्र प्रदेश। दिल्ली में आप आए हैं, दिल्ली में आपको डर नहीं लग रहा? क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। मतलब हमारा प्रोटेक्शन तो ले रहे हैं हम, तो सैनिटाइजर है, मास्क है, लेकिन सोशल डिस्टेंस नहीं है। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन के मुताबिक कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करने, मास्क न पहनने पर अब तक 45 करोड़ रुपए का चालान किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के बढ़ते केसेस ऐसे हैं कि जिनसे डरने की जरूरत नहीं है, हालात पर जल्दी काबू आ जाएगा। दिल्ली सरकार ने पहले से ही कह रखा, आदेश दिए हुए हैं कि जो भी मास्क नहीं लगाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 45 करोड़ रुपए के चालान पिछले कुछ दिनों में किए गए हैं लोगों की, और सख्ती की जाएगी। कुछ लोगों को लग रहा है कि शायद इससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, देखो एब्सोल्यूट नंबर्स में परेशान होने की इतनी बात नहीं है। मैं डेफिनेटली आपसे कह सकता हूँ कि दिल्ली की जो थर्ड वेव है, फर्स्ट वेव जून में आई थी, सेकेंड वेव सितंबर में आई थी, और थर्ड वेव ये जो नवंबर में चल रही है, इसका पीक तो जा चुका है। आप डेली की पॉजिटिविटी देखते रहिएगा। अगर पॉजिटिविटी 15% एक दिन आई थी, वो दोबारा टेस्ट नहीं कर पाई है। 15 से डेफिनेट टर्न आने के लिए हफ्ता चाहिए होता है। आज मैं कह सकता हूँ, डेफिनेटली आपसे कह सकता हूँ कि डेफिनेटली वेव का जो पीक था, पीक इज गॉन। अब धीरे धीरे ये कम आएगी। हालात तो गंभीर हैं
और अंदाजा इस बात से लग जाएगा कि पहली बार पार्लियामेंट का विंटर सेशन रद्द करना पड़ा। इसके बाद भी लोग समझने को तैयार नहीं है। लोग जब 45 करोड़ का चालान भरने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है तो कोई क्या कर सकता है। मैं फिर से कहूंगा, अपनी फिक्र कीजिए, रिस्क मत लीजिए। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के बड़े बूढ़ों के लिए खास तौर पर सावधानी बरतिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। मास्क कम से कम लगाएं जब आप घर से बाहर निकलें। ये एक ऐसी चीज है जो आपको बचा सकती है। प्रधानमंत्री भी बार बार अपील कर रहे हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और मुहिम है, वोकल फॉर लोकल। इस मुहिम में आज मोदी ने साधु संतों से मदद मांगी। क्या कहा, यह आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। अब जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी की एक खास बात यह है कि जिस अभियान में लगते हैं उस पर पूरा फोकस करते हैं, उस पर पूरी मेहनत करते हैं और जब मौका मिलता है, जहां मौका मिलता है, अपनी मुहिम को प्रमोट करते हैं। इस वक्त मोदी स्वदेशी की मुहिम में जुटे हैं, वोकल फॉर लोकल अभियान चला रहे हैं। आज ये खबर आई कि दिवाली पर देश में 70,000 करोड़ का कारोबार हुआ। लोगों ने लोकल चीजों को अहमियत दी, चीनी सामान कम बिका और पिछले साल की तुलना में इस बार चीन को 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यह प्रधानमंत्री मोदी की वोकल फॉर लोकल की मुहिम का एक असर है। अपने इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज मोदी ने साधु संतों से भी वोकल फॉर लोकल में मदद मांगी। दरअसल आज मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जैन धर्मगुरु विजय वल्लभ जी महाराज के 191वीं जयंती समारोह में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। यह प्रतिमा राजस्थान के पाली में स्थापित की गई है। इस अवसर पर मोदी ने कहा, साधु संतों समाज को रास्ता दिखाते आए हैं, लोग उनकी बातों पर यकीन करते हैं, उनकी बात मानते हैं। इसलिए अब साधु संत भारत को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम में सरकार का साथ दें, देश के लोगों को वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रेरित करें। 21वीं सदी में मैं आचार्यों से, संतों से, भगवंतों से, ऋषियों से, कथाकारों से एक आग्रह करना चाहता हूं। जिस प्रकार से आजादी के आंदोलन की पीठिका भक्ति आंदोलन से शुरू हुई, भक्ति आंदोलन ने एक ताकत दी, वैसे ही आत्मनिर्भर भारत की पीठिका तैयार करने का काम भी हमारे संतों, महंतों, आचार्यों का है। आप जहां भी जाएं, जहां भी बोले, अपने शिष्य हो या संतजन हो, आपके मुंह से लगातार ये संदेश देश के हर व्यक्ति तक पहुंचते रहना चाहिए। और वो संदेश है वोकल फॉर लोकल। जितना ज्यादा हमारे कथाकार, हमारे आचार्य, हमारे भगवंत, हमारे संतजन, उनकी तरफ से बात जितनी ज्यादा आएगी, जैसे उस समय आजादी की पीठिका आप सभी आचार्यों, संतों, महंतों ने की थी, वैसी ही आजादी की पीठिका, आत्मनिर्भर भारत की पीठिका आप तैयार कर सकते हैं। और इसलिए मैं आज देश के सभी संतों, महापुरुषों के चरणों में आग्रह पूर्वक निवेदन कर सकता हूं, प्रधान सेवक के रूप में निवेदन करता हूं कि आइए हम इसके लिए आगे बढ़े। प्रधानमंत्री की बात सही है। हमें समझना होगा, अब दुनिया में युद्ध हथियारों से नहीं लड़े जाते। अब एक मुल्क की ताकत का फैसला उसकी इकोनॉमी से, अर्थव्यवस्था से होता है। और दुनिया के लिए भारत बड़ा बाजार है, लोग यहां से पैसा निकालना चाहते हैं। अगर हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, सिर उठा के जीना चाहते हैं, तो फिर जो स्वदेशी चीजें हैं उनका बढ़ावा देना पड़ेगा और प्रधानमंत्री की इस अपील का मानना पड़ेगा। और जब से उन्होंने साधु संतों से अपील की है, तो आज मैंने देखा स्वामी रामदेव ने, स्वामी अवधेशानंद ने, स्वामी चिन्मयानंद ने, बहुत सारे साधु संतों ने इस मुहिम को सपोर्ट किया है। अब वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का। मैंने आज की बात के शुरू में आपको बताया था कि नीतीश कुमार की नई सरकार कैसे बनेगी, कौन कौन उसमें मंत्री बने हैं। लेकिन नीतीश कुमार के मंत्रियों के सिलेक्शन का मतलब क्या है? क्या यह बीजेपी का कोई नया प्रयोग है? इस पर स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे पंकज भार्गव।